हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेद दर्शन निरूपण के बारे में। आयुर्वेद दर्शन निरूपण में दूसरे टॉपिक दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन के प्रकार तथा भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी को हमने पढ़ लिया था। भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी में कुल 5 दर्शन हमने पढ़े थे। अब बचे हुए 4 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, इन 4 दर्शनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन की अगर बात की जाए तो न्याय दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। वे गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पढ़ने से पहले हम एक बात फिर से क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी दर्शन हम पढ़ रहे हैं उनमें जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करके ही याद करना है। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये पॉइंट आपको याद होंगे, नहीं तो ये दर्शन जल्दी किसी को समझ में नहीं आता और ना ही याद होता है। ठीक है, इसलिए आप जितनी बार हो सके इन पॉइंट्स को बार बार पढ़िए और एक दर्शन को दूसरे दर्शन से कंपेयर करके याद करिए, तभी ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय की अगर अर्थ की बात की जाए तो नियते प्राप्यते विविच्छित अर्थ सिद्धिर्नेन इति न्याया, यानी जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद विषय की सिद्धि की जाए उसे हम लोग न्याय कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे हम लोग न्याय कहेंगे। प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्याया, यानी विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्व की परीक्षा करना ही न्याय है। ये हो गई न्याय के अर्थ की बात। अब न्याय दर्शन ने मुक्ति का मार्ग बताया है। न्याय दर्शन का मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये बात कही है न्याय दर्शन ने। 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के अनुसार, और आयुर्वेद के अनुसार 6 पदार्थ हमने पढ़े हैं। ठीक है, 16 पदार्थ कौन से हैं वो अभी हम आगे बढ़ाएंगे। न्यायिक लोग ईश्वर को जग नियंता और कर्मफल प्रदाता मानते हैं, यानी न्याय दर्शन को मानने वाले लोग ईश्वर को ही जग का नियंत्रण करने वाला और कर्मफल को देने वाला मानते हैं। न्याय दर्शन की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र है। ठीक है, न्याय सूत्र न्याय दर्शन की प्राचीनतम कृति है, यानी न्याय दर्शन में न्याय सूत्र है जो सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार न्याय सूत्रों का समय ईसा पूर्व 6 शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी तक माना जाता है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, यानी जो न्याय सूत्र लिखा गया है उसमें कुल 5 अध्याय हैं। इन अध्यायों में क्या लिखा हुआ है? प्रथम अध्याय में पदार्थों का वर्णन है, यानी जो 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के अनुसार उनका वर्णन हमें फर्स्ट चैप्टर में ही न्याय सूत्र के देखने को मिलता है। और द्वितीय अध्याय में 4 प्रकार के प्रमाण का वर्णन किया गया है, यानी न्याय दर्शन के साथ प्रमाण कितने हैं? 4। तृतीय अध्याय में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, पुण्य, पाप आदि का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ अध्याय में प्रकृति, प्रेत्यभाव, फल, दुख और मुक्ति का वर्णन किया गया है। और लास्ट लेक्चर यानी 5वें अध्याय में जाति एवं निग्रह स्थान के भेद एवं लक्षण बताए गए हैं। ये 5 अध्याय हैं न्याय सूत्र के। ठीक, न्याय का परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष की अनुभूति तत्वज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही हो सकती है, यानी जब वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप जान लेंगे तभी न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हेतु 16 पदार्थ बताए गए हैं न्याय दर्शन के द्वारा। वो 16 पदार्थ कौन से हैं?
न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ। प्रमाण पहला पदार्थ हो गया, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत। सिद्धांत एक पदार्थ है। जब हम सिद्धांत की डिफिनेशन पढ़ा रहे थे, सिद्धांत के बारे में पढ़ा रहे थे, तब न्याय दर्शन के अनुसार हमने कहा था न्याय दर्शन ने सिद्धांत को एक पदार्थ के रूप में बताया है। और यहाँ पे देखो छठे पदार्थ के रूप में न्याय दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है। अवयवी पदार्थ है न्याय दर्शन के अनुसार। तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक है। इनको याद करने के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रमा प्रमेय संशय प्रद सिद्ध हैं, अब तक निर्णय वाजिब है छल जाति निग्रह का। ये एक लाइन है जिसमें 16 के 16 पदार्थ आपको याद हो जाएंगे न्याय दर्शन के। प्रमा से प्रमाण, प्रमेय से प्रमेय, संशय संशय पदार्थ हो गया, प्रद से में 2 पदार्थ हैं, प्रा से हो गया प्रयोजन और दा से हो गया दृष्टांत। सिद्ध यानी सिद्धांत, अव यानी अवयव, तक यानी तर्क, निर्णय निर्णय पदार्थ हो गया, और वाजिब वाजिब में 3 पदार्थ हैं, वा से वाद, जा से जल्प और वी से वितंडा। ठीक। हे से हेत्वाभास, छल और जाति से जाति पदार्थ और निग्रह से निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ न्याय दर्शन के अनुसार हैं, जिसको हम प्रमा प्रमेय संशय प्रद सिद्ध हैं, अब तक निर्णय वाजिब है छल जाति निग्रह का, इस लाइन के द्वारा याद कर सकते हैं। पहला पदार्थ है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? जिसके द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो वह प्रमाण है। यानी प्रमाण के द्वारा हमें किसी भी वस्तु का उसका यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। न्याय के अनुसार 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार भी 4 ही पदार्थ हैं, लेकिन चरक ने उपमान की जगह युक्ति प्रमाण को बताया है। ऐसे ही आप कंपेयर करके याद करिए, तभी याद होंगी चीज़ें। प्रमाण कितने हैं, ठीक है, पदार्थ कितने हैं हर दर्शन के, एक जगह पे कंपेयर करके लिखिए सब चीज़ को, उसके बाद उनके डिफरेंस को देखिए, तब चीज़ें याद होने लगेंगी। प्रमेय दूसरा पदार्थ है। प्रमेय क्या होता है? ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। संसार की सभी वस्तुओं को प्रमेय कहेंगे। यानी जिस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वस्तु यानी वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए प्रमेय है। इस तरह संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी प्रमेय कहलाएंगी। ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार 12 वस्तुओं को प्रमेय माना गया है। 12 वस्तुएं कौन सी हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 पदार्थ हैं और ये 12 वस्तुएं हैं जिनको न्याय दर्शन ने प्रमेय माना है। ठीक है। संशय क्या होता है? तीसरा पदार्थ है न्याय दर्शन के अंदर संशय। मन की अनिश्चित स्थिति को, जिसमें मन के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प दिखाई देते हैं, संशय कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर निर्णय करना होता है तब हमें अगर 2 विकल्प समझ में आते हैं, तब मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग संशय कहते हैं। ये न्याय दर्शन के अनुसार एक पदार्थ है। ठीक है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? जिसकी प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं उसी प्रयोजन कहते हैं। यानी जिस कार्य की सिद्धि करना है, ठीक है, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है उसे प्रयोजन कहा जाता है। जैसे हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पहले से योजना बना के तैयारी करते हैं, तो वो एक तरह से प्रयोजन है। ठीक है। जिस अर्थ को लेकर कार्य में प्रवृत्ति होती है उसे प्रयोजन कहा जाता है। 5वां पदार्थ है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण।
सर्वसम्मत मूर्ख और विद्वान के लिए उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, यानी वो ऐसा उदाहरण दिया जाए जो मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाए और विद्वान व्यक्ति को भी समझ में, उसे हम लोग दृष्टांत कहेंगे। सिद्धांत क्या होते हैं? किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य को उस दर्शन का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, मतलब युक्तियों के द्वारा जिस बात को सिद्ध किया जाता है वो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो जाती है। सातवां पदार्थ है अवयव। अवयव क्या होता है? सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अनुमान के 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। अनुमान के इन 5 वाक्यों को अवयव कहते हैं। वो 5 वाक्य कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। ठीक है, ये 5 अवयव इन 5 अवयवों के द्वारा हम सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। तर्क क्या होता है? 8वां पदार्थ है तर्क। अभिज्ञात रूप वाले अर्थ में प्रमाण की सहायता से वास्तविक ज्ञान होने के लिए किया गया विचार तर्क है। यानी जो विषय हमें ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करने के लिए प्रमाणों की सहायता से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना तर्क कहलाता है। निर्णय क्या होता है? किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं। यानी कोई विषय है उसके बारे में कोई निश्चित ज्ञान हो जाना ही निर्णय कहलाता है। किसी विषय में संदेह होने पर पक्ष एवं प्रतिपक्ष अर्थ की निश्चितता करना निर्णय कहलाता है। 10वां पदार्थ है वाद। वाद क्या होता है? वाद उस विचार को कहते हैं जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्षों का खंडन करते हुए उसे अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, वाद होना यानी संभाषा परिषद होती है जिसमें वाद होता है। ठीक है, वाद में क्या होता है? एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी जो प्रश्न पूछता है उसका वादी उत्तर देता है, उत्तर देकर उसके प्रश्न का खंडन करता है, उसे हम लोग वाद कहते हैं। जल्प क्या होता है? जीतने की इच्छा से तर्क करना। ठीक है, अभी यही जो वादी प्रतिवादी की संभाषा चल रही, अब उसमें केवल हम जीतने की इच्छा रख रहे हैं कि हमें जीतना ही है, तब हम उसे जल्प कहेंगे। यानी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, जो प्रतिवादी प्रश्न पूछे वादी उसका उत्तर देता चला जाए और उसको हरा दे, उसे हम लोग जल्प कहेंगे। यानी सिर्फ जीतना ही है, ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। जीतने की इच्छा से तर्क करना ही जल्प कहलाता है। इसमें वादी और प्रतिवादी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को प्राप्त करना ही रहता है। ठीक है, 12वां पदार्थ है वितंडा। वितंडा क्या होता है? जिसमें वादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है। यानी जो वादी है वो अपने पक्ष नहीं स्थापित करेगा, यानी वो प्रश्न नहीं करेगा, केवल प्रतिवादी के पक्ष का ही खंडन करता है। यानी जो प्रतिवादी प्रश्न कर रहा है केवल उसी का खंडन करता जा रहा है, तब हम उसे वितंडा कहते हैं। ठीक है, जल्प में वादी किसी न किसी तरह अपने मत को प्रतिपादित करता है तथा दूसरे पक्ष का प्रतिषेध करता है। ठीक है, लेकिन वितंडा में केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन करता है। ये अंतर है दोनों में। हेत्वाभास क्या होता है? हेत्वाभास वह हेतु जो वस्तुतः हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है, उसे हेत्वाभास कहते हैं। यानी हेत्वाभास हेतु का आभास, हेत्वाभास। ठीक है, हेतु क्या होता है? हेतु मतलब कारण, यानी कारण का आभास होना ही हेत्वाभास है। चौथा पदार्थ है छल। छल क्या होता है? विवाद करने वाले विपक्षी के शब्दों का उसके अभिप्राय से अलग अर्थ निकालना ही छल कहा जाता है। यानी जो वाद प्रतिवाद चल रहा था, अब उसमें एक ऐसा शब्द प्रयोग किया गया जिसका अर्थ जिस लिए लिया गया था वो ना लेकर के किसी दूसरे अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए, तब हम कहेंगे ये छल है। जैसे नौ के 2 अर्थ होते हैं, पहला नया और दूसरा नौ। ठीक है, अगर किसी ने वादी या प्रतिवादी ने प्रश्न किया जिसमें नौ का प्रयोग नया के लिए किया, लेकिन प्रतिवादी जो विपक्षी था उसने उसका उपयोग नौ के रूप में कर लिया और इस तरह से उसका उल्टा अर्थ हो गया, तब हम उसे कहेंगे छल है ये। जाति क्या होती है? समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखाया जाता है उसे जाति कहते हैं। निग्रह स्थान क्या होता है? 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान।
निग्रह स्थान में पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहते हैं। वाद विवाद के सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है तो वह स्थान जो होता है वो निग्रह स्थान के नाम से जाना जाता है। यानी जब वादी जिस स्थान पे हार जाता है उसे हम कहेंगे निग्रह स्थान। इस तरह से ये न्याय दर्शन के अनुसार कुल 16 पदार्थ हो गए। ठीक है, 16 पदार्थों का वर्णन भी हो गया डिटेल में। अब न्याय दर्शन के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण हैं। ये एक सिद्धांत के रूप में है ना, 4 प्रमाण कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान का वर्णन किया गया है। ठीक है, न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। इनका एक सिद्धांत ये भी है कि ये ईश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर की सत्ता को ही मानने वाले हैं। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। ठीक, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। न्याय दर्शन 3 मूल तत्वों को मानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये न्याय दर्शन के अनुसार सिद्धांत हो गए। बस इतना ही है न्याय दर्शन में। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं हमने सिर्फ मुश्किल से 2-3 ही पॉइंट न्याय दर्शन के बारे में बताए। सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये याद करना है। ठीक है, न्याय दर्शन के पदार्थ 16 हैं, 16 के 16 सबको याद हो और उनकी डिटेल क्या है, उनका अर्थ क्या है वो भी याद होना चाहिए। और न्याय दर्शन के अनुसार सिद्धांत मुख्य कौन से हैं वो याद होने चाहिए। अगला दर्शन हम लोग पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन की अगर बात की जाए तो वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता या प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ठीक है, विशेषम पदार्थम अधिकृतम कृत्यम शास्त्रम वैशेषिकम। ठीक है, यानी विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र को वैशेषिक कहते हैं। यानी वैशेषिक दर्शन में जो विशेष नामक जो पदार्थ है उसी को मूल माना गया है, इसी वजह से इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। इसके मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा शरीर अभिमान नष्ट हो जाए। ठीक है, मनुष्य राग द्वेष से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करे। 7 पदार्थ का वर्णन किया गया। वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ निम्न हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार 6 पदार्थ हैं जिसमें अभाव नहीं है। और अभी हमने न्याय दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ हैं। ऐसे ही कंपेयर करके एक दूसरे को याद करेंगे तभी याद होंगी चीज़ें। और ये जो 7 पदार्थ दिए गए हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, इनको 2 भागों में बांटा गया है। इन पदार्थों को 2 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है भाव पदार्थ और दूसरा है अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ क्या होते हैं? भाव पदार्थ जिनकी सत्ता है, अर्थात जो विद्यमान है, यानी जो वर्तमान समय में है, भाव जिसका है, वे भाव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, भाव पदार्थ कौन से होंगे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, इसमें अभाव को नहीं लिया गया है। अभाव पदार्थ वैशेषिक सूत्र में केवल इन्हीं 6 पदार्थों का उल्लेख किया गया है। अभाव पदार्थ क्या होता है? जिसका अभाव हो, यानी हो ही ना, वही अभाव पदार्थ है। और इसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा 9वें अध्याय के प्रथम आयनिक में अभाव का वर्णन किया गया। एक्चुअल में ये नहीं पढ़ना है, 9वां अध्याय नहीं पढ़ना है। ये एक्चुअल में न्याय दर्शन का जो अपना सूत्र है उसमें कुल 10 अध्याय हैं। ठीक है, जिसके 9वें और हर अध्याय में 2 आयनिक हैं। ऐसे कह सकते हैं न्याय दर्शन का जो सूत्र है उसमें कुल 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं। जिसमें 9वें अध्याय में अभाव पदार्थ का वर्णन देखने को मिलता है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि अभाव पदार्थ मिलेगा हमें कहाँ पे? 9वें अध्याय के प्रथम आयनिक में अभाव पदार्थ का वर्णन किया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 9 कारण द्रव्य हैं। वो कारण द्रव्य कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, दिक् यानी दिशा भी इसको कहते हैं, और काल। ये 9 पदार्थ हैं।
इनको याद करने के लिए पंच महाभूत हैं, देखो कौन से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हो गए। और बचा गया आत्मा, मन, दिशा, काल, AMDK, A फॉर आत्मा, M फॉर मन, D फॉर दिक और K फॉर काल। ठीक है, यानी पंच महाभूत प्लस AMDK, इससे हमें याद हो जाएगा 9 कारण द्रव्य। 4 साधन तत्व हैं, कौन से, स्वप्न, सुषिप्त, स्मृति और समाधि। 4 शिक्षाएं हैं न्याय दर्शन के अनुसार, आर्स, प्रत्यक्ष, अनुमान और स्मृति। ठीक है, 2 प्रमाण मिलते हैं न्याय दर्शन में, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रैतवाद को मानता है वैशेषिक दर्शन। त्रैतवाद में ईश्वर, जीव, प्रकृति, ठीक, ये आते हैं। अनेकात्मवाद को भी स्वीकार करता है वैशेषिक दर्शन। आत्माएं अनेक हैं तथा कर्मफल भोग के लिए भिन्न शरीर धारण करती हैं। ठीक है, ये अनेक आत्मवाद यानी आत्माएं अनेक हैं, ऐसा कह सकते हैं। परमाणु नित्यवाद यानी परमाणु नित्य है, अवयव रहित होने के कारण उनका नाश नहीं होता है। सृष्टिवाद, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, जगत कार्य और उसका कर्ता ईश्वर है, ये सृष्टिवाद है। मोक्षवाद क्या होता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, यानी जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। कर्म और कर्म के 5 भेदों का वर्णन, यानी वैशेषिक दर्शन के अनुसार 5 कर्म हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, ये कर्म के भेद हैं। कणाद ने गुणों की संख्या 17 मानी थी। ठीक है, यानी जो वैशेषिक दर्शन है उसमें सबसे पहले जो कणाद इसके प्रवर्तक थे उन्होंने इसकी संख्या 17 मानी, लेकिन बाद में प्रशस्त पाद ने इनमें 7 और गुण जोड़ दिए, जिससे इनकी गुणों की संख्या 24 हो गई है। ठीक है, यानी अगर कोई पूछे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है तो 24 बताएंगे। ठीक है, अगर कणाद के अनुसार पूछेगा तो 17 बताएंगे, और प्रशस्त बाद ने उनमें 7 गुणों को और जोड़ दिया है। वो 24 गुण कौन से हैं, ये इंद्रिय गुण 5, परादि गुण 8 हैं और आध्यात्मिक गुण 6 हैं, बाकी 5 गुण एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। ठीक है, इस तरह मिलके 24 गुण हो जाते हैं। पहला शब्द, दूसरा स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हो गए तुम्हारे इंद्रिय गुण। परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, ये परादि गुण। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, ये आध्यात्मिक गुण हो गए। और बाकी बचे धर्म, अधर्म, गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह। इन सब से मिलके 24 गुण बनते हैं वैशेषिक दर्शन के साथ। इनको भी अपना याद करिए, हम अभी आगे याद करा देंगे इन 24 गुणों को। 24 क्या 41 गुण आपको याद करने हैं, क्योंकि चरक ने 41 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, वो 41 के गुण सबको याद होने चाहिए, और ट्रिक से याद कराएंगे सबको याद हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन की रूपरेखा क्या है, शंकर मिश्र ने वैशेषिक सूत्रों की संख्या 370 मानी है। ठीक है, यानी शंकर मिश्र के अनुसार वैशेषिक सूत्र जो हैं वो 370 हैं। वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 2-2 आयनिकों में विभक्त है। अभी हमने यही तो बताया था ऊपर कि वैशेषिक सूत्र में कितने अध्याय हैं, 10, जो 2 पार्ट में करके बना हुआ है, यानी 2 आयनिकों में विभक्त है हर चैप्टर। प्रथम अध्याय के प्रथम आयनिक में द्रव्य, गुण, कर्म के लक्षण, समवायी कारण, असमवायी कारण, कर्मजन्य गुणों का निरूपण किया गया है। ठीक है, द्वितीय आयनिक में कार्य कारण भाव, व्यवस्थापन, सत्कार्य, सत्कार्यवाद, खंडन तथा सामान्य का वर्णन किया गया है।
नवम अध्याय में असत्कार्यवाद तथा अभाव का वर्णन, लैंगिक ज्ञान, पक्ष, स्वप्न, अविद्या, आर्ष ज्ञान इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। अगर ये विषय कौन कौन से वर्णन है हर चैप्टर में ये नहीं याद हो रहे हैं तो आप एक बार रीड करिए इनको, ठीक है। बाकी इतना ज़रूर याद करिए कि न्याय जो वैशेषिक सूत्र है उसमें कुल 10 अध्याय हैं, ठीक है, और 10 अध्याय दो दो आयनिकों से मिलके बने हैं। इतना ज़रूर याद होना चाहिए, भले इसके चैप्टर में जो अंदर लिखा हुआ है वो भले ना याद हो, छोड़ सकते हैं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इसको। 10वें अध्याय में सुख दुख विभेद तथा त्रिविध कारणों का वर्णन किया गया है। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, मोक्ष की प्राप्ति। इस तरह से ये हमारे 2 दर्शन खत्म हो गए जिनको हमने विशेष में पढ़ा, विशेष वर्णन पढ़ा है जिसमें न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को पढ़ लिया है। तीसरा जो विशेष मतलब कि डिटेल में पढ़ना है वो है सांख्य दर्शन, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।